नमस्कार प्यारे साथियों, ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो विद्यार्थी इस बार यानी कि 2023 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस के लिए 2 नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और संभावना है कि इस बार भी पूछेगा। आज के इस क्लास में हम लोग वैसे प्रश्न को देखेंगे जो कि पिछले बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और संभावना है कि इस बार भी पूछेगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्सर्जन की परिभाषा दे। यहाँ पर बताना है कि उत्सर्जन का परिभाषा क्या होगा और उत्सर्जी पदार्थ क्या है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि सजीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार के उपापचायी क्रिया कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा क्रिया जो भी शरीर में काम हो रहा है, जैसे श्वसन हो रहा है, परिवहन हो रहा है, पाचन हो रहा है इत्यादि विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, यानी कि जो खराब पदार्थ बनता है जिसका काम हमारे शरीर में नहीं है, वैसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। एक बार फिर से समझिएगा कि सजीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचायी क्रिया होने के पश्चात, यानी कि सजीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचायी क्रिया होने के पश्चात बने अपशिष्ट पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसका बाहर निकलने का प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो देखिए, जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है शरीर के अंदर जिसको बाहर निकाला जाता है तो यह प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है, लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है वही उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है वो क्या कहलाता है? उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। जैसे क्या हो गया? अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, CO2 इत्यादि क्या हो जाएगा? उत्सर्जी पदार्थ हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि ओम के नियम को लिखें। यहाँ पर बताना है कि ओम का नियम क्या है। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। ओम के नियम को लिखें, यहाँ पर बताना है तो अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा के अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ओम का नियम क्या कहता है कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ही ओम का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अवतल दर्पण जो होता है वो सूर्य से आती किरणों को फोकस पर जमा कर देता है। ठीक है, मुख्य फोकस पर जमा कर देता है अवतल दर्पण। जितना भी सूर्य से किरण आ रहा है उसको एक पॉइंट पर जमा कर देता है, जिससे वहाँ का तापमान अधिक हो जाता है। अब बहुत सारा किरण आ रहा है, एक पॉइंट पर जमा हो जाएगा, तो साधारण बात है कि वहाँ पर का जो तापमान रहेगा वो अधिक हो जाएगा, तो जिससे वहाँ का तापमान अधिक हो जाता है और भोजन जल्दी पक जाता है। क्या होता है? भोजन जल्दी पक जाता है। इसलिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो सूर्य से आती किरणों को फोकस पर जमा करता है। कहाँ करता है? फोकस पर जमा कर देता है, जिससे क्या होता है? वहाँ का तापमान अधिक हो जाता है और भोजन जल्दी पक जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। यानी कि जो वाहन है, गाड़ी है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में हम लोग क्यों करते हैं, यहाँ पर ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? छोटा बनता है। और कैसा बनता है? सीधा बनता है। सीधा और छोटा बनता है। कैसा बनता है? सीधा एवं छोटा बनता है। ठीक है, सीधा एवं छोटा बनता है। कैसा बनता है? सीधा एवं छोटा बनता है, जिससे पीछे आने वाले वाहनों की आकृति चालक को समझ में आ जाती है। ठीक है,
देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो आकृति बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो सीधा बनता है और छोटा बनता है। वस्तु के आकार का छोटा बनता है वस्तु के आकार से और सीधा बनता है, जिससे जो चालक है यानी कि जो ड्राइवर है उसको समझ में आ जाता है कि कौन सा गाड़ी आ रहा है। इसलिए वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो उत्तल दर्पण है वो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनाता है। ठीक है, छोटा एवं सीधा बनाता है, जिससे पीछे आने वाले वाहनों की आकृति समझ में आ जाती है। पीछे आने वाला जो वाहन है उसका आकार पता चल जाता है कि किस आकार का है। इसी के कारण पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि पादप में जल और खनिज लवण का वाहन कैसे होता है। पर बताना है कि जो पेड़ पौधा है उसमें खनिज और जल का यानी खनिज लवण और जल का परिवहन कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, यानी कि इसको भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि पेड़ पौधे में जल और खनिज लवण का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। पेड़ पौधे में जाइलम के द्वारा क्या होता है? जल एवं खनिज का परिवहन होता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। जाइलम जड़ से क्या करता है? जाइलम जो है वो जड़ से जल तथा खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। क्या करता है? पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। किसको? जल को। जाइलम क्या करता है? पौधे के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण को पहुंचाता है। ठीक है, जिसके कारण पादप में जल और खनिज लवण का संवहन जो है जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, बस इतना लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा कि पादप में जल और खनिज लवण का वाहन कैसे होता है। तो पेड़ पौधा में जल और खनिज लवण का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। माना है कि ओजोन परत का जो क्षति हो रहा है वो हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो जो ओजोन परत है वो हमारे लिए एक कवच के समान है। कैसा है? कवच के समान है, जो कि सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणों को, कैसा किरणों को? परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। क्या करता है? पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। यदि जो परावैंगनिक किरण पृथ्वी तक पहुंच जाए तो क्या हो सकता है? त्वचा कैंसर जैसे हानिकारक बीमारी उत्पन्न हो सकती है। यदि परावैंगनिक किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाए तो त्वचा कैंसर जैसे हानिकारक बीमारी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ओजोन परत की क्षति हमारे लिए क्या है? चिंता का विषय है। ओजोन परत का क्षति क्या है? हमारे लिए चिंता का विषय है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओजोन परत का क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि जो ओजोन परत है वो एक कवच की तरह काम करता है और यानी कि सूर्य से जितना भी परावैंगनिक किरण आता है उन सभी किरण को परावर्तित कर देता है। ठीक है, धरती पर पहुंचने नहीं देता है। और यदि जो वो सारा किरण धरती पर पहुंच जाए तो त्वचा कैंसर जैसे हानिकारक बीमारी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ओजोन परत का क्षति जो है हमारे लिए चिंता का विषय है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। यहाँ पर बताना है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम है? 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों बराबर होता है। सबसे पहला नियम कहता है कि जो कोण आई है और कोण आर है इन दोनों का मान बराबर होना चाहिए, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है सभी एक ही समतल में होना चाहिए। ये दूसरा नियम कहता है कि जो आपतित किरण है जो परावर्तित किरण है, जो अभिलंब दिया हुआ है, तीनों एक ही समतल पर होना चाहिए। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण यानी कि जो आने वाला किरण है, परावर्तित किरण जो जाने वाला किरण है और जो अभिलंब दिया हुआ है ये तीनों एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। ठीक है ना।
ये परावर्तन का नियम कहा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो सबसे पहला प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। कौन कौन है 2 नियम? सबसे पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, कहने का मतलब कोण आई और कोण आर दोनों का जो मान होगा वो क्या होगा? आपस में बराबर होगा। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो बीच में अभिलंब डाला जाता है, तीनों कहाँ होगा? एक ही समतल में होगा। क्या होगा? एक ही समतल में होगा। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब रेखा तीनों एक ही समतल पर होना चाहिए। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस क्लास से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इसी प्रकार का अनेकों क्वेश्चंस आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। क्वेश्चंस का पीडीएफ आप लोग को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जा करके वहां पर से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग जाइए, उसको सेव करके उसको पढ़िए, ध्यान से समझिए और क्लास 10th का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए।